नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में मेरे सभी एस्ट्रोफोन फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। नवान चार्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं अब कुछ और टॉपिक्स की बात करूंगा। D9 चार्ट और नवान चार्ट मैरिज के लिए एक स्पेसिफिक चार्ट है, पर्टिकुलर चार्ट है। ऑल्दो हम D9 चार्ट को हमारे D1 चार्ट या राशि चार्ट से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, मगर मैरिज के लिए यदि सही तरीके से प्रेडिक्शन देनी है तो D9 चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं बात करूँगा कि हमें मैरिज के लिए D9 चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि एस्ट्रोलॉजी की विद्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। प्रॉमिस ऑफ मैरिज की जब हम बात करने लगते हैं तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें किसी भी चार्ट के अंदर देखनी है, हमें पता करना है कि इस चार्ट के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं। क्योंकि जनरली हमारे पास जो नेटिव आते हैं वो ज़्यादा एज के होते हैं या मैरिज में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि मैरिज का प्रॉमिस भी चार्ट के अंदर है या नहीं। अब मैं केवल D9 चार्ट की बात कर रहा हूँ। हमें नवांश चार्ट की लग्न को सबसे पहले देखना है। यदि लग्न के अंदर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है या बेनिफिक उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो मैरिज एश्योर्ड है। D9 चार्ट की लग्न में बेनिफिक प्लेस्ड है या लग्न को बेनिफिक देख रहा है तो आप कहेंगे नेटिव की मैरिज तो होगी ही। इसके बाद नेक्स्ट कंसिडरेशन आएगा सेकंड हाउस, जिसे हम कुटुंब हाउस बोलते हैं, और सेवेंथ हाउस जिसे हम स्पाउस का हाउस बोलते हैं। फिर इन दोनों हाउसेस को देखना है। यदि इन दोनों हाउसेस का भी एसोसिएशन किसी बेनिफिक प्लैनेट से हो जाता है बाय प्लेसमेंट और बाय एस्पेक्ट, तो भी हम कहेंगे कि नेटिव की मैरिज होगी। मगर इनका एसोसिएशन मेलिफिक से हो और वो मेलिफिक इन हाउसेस का लॉर्ड है, तभी भी मैरिज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी हाउस का लॉर्ड, चाहे वो बेनिफिक हो या मेलिफिक हो, वो अपने हाउस को स्ट्रोंगर करता है, उसकी रखवाली करता है, उसके आपके सिग्निफिकेशंस को एनहांस करता है। इसलिए यदि हाउस लॉर्ड हाउस में बैठा है, वो चाहे मेलिफिक हो या बेनिफिक हो, तो मेन जो क्राइटेरिया मैरिज के प्रॉमिस के लिए हमें देखना है, ओनली D9 चार्ट आप उठा लीजिए, D1 चार्ट को साइड में रख दीजिए। यदि D9 चार्ट की लग्न, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस तीनों का यदि बेनिफिक रिलेशन हो, बेनिफिक प्लैनेट से वहां पर प्लेस्ड हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप मैरिज का प्रॉमिस पॉजिटिव है वहां पर ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मगर तीनों ही यदि मेलिफिक एसोसिएशन हो, तीनों की ही लग्न, सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, तब हम कहेंगे आइदर मैरिज इज डिनाइड और डिलेड। डिले तो है ही है, डिनाइड भी हो सकती है। इफ लग्न ऑफ द D9 चार्ट, सेकंड हाउस ऑफ D9 चार्ट एंड सेवेंथ हाउस ऑफ D9 चार्ट इज एसोसिएटेड विद द मेलिफिक। एक और दूसरी बात जो बड़े ध्यान से देखनी है, मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा होगा तो मैंने देखना बताया था कि हम क्या करेंगे कि जो D1 चार्ट से हम रिलेट करेंगे D9 चार्ट को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेवेंथ लॉर्ड ऑब्लिक लग्न लॉर्ड ऑफ बर्थ चार्ट को नवांश में देखेंगे, बर्थ चार्ट के लग्न लॉर्ड को, और बर्थ चार्ट के सेवेंथ लॉर्ड को D9 में देखेंगे। यदि ये लॉर्ड्स अपनी D1 की पोजीशन से सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ या 12th हाउसेज में चले गए हैं, इफ दीज लॉर्ड्स आर प्लेस्ड इन सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ एंड 12th हाउसेज फ्रॉम बर्थ लग्न एंड फ्रॉम द साइन ऑक्यूपाइड बाई इट इन द बर्थ और इन नवांसा, तो मैरिज डिनाइड होगी। फिर से इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। D1 चार्ट का आप लग्न लॉर्ड देखिए, उसको D9 चार्ट में देखिए।
वो D1 चार्ट में अपनी पोजीशन से यदि 6 और 8 12th पोजीशन पे चला गया है तो मैरिज डिनाइड है। सिमिलरली यदि 7th लॉर्ड भी अपनी पोजीशन से 2nd 6th 8th और 12th हाउस में चला गया है इन नवांश चार्ट, तब हम कह सकते हैं यदि दोनों चीज हो रही हैं देन वील से दैट मैरिज इज डिनाइड। मगर वो अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, केंद्र में या ट्राइन में प्लेस्ड है या इनके अलावा किसी भी हाउसेज में प्लेस्ड है, तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज हम कहेंगे हो जाएगी, चाहे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी से हो। दोनों में से यदि एक भी ठीक है, सपोज लग्न लॉर्ड ऑफ द D1 चार्ट आपके D9 चार्ट के 2nd 6th 8th एंड 12th पोजीशन पे चला गया है, रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, D9 चार्ट के 2nd 6th 8th और 12th हाउस की नहीं बात कर रहा हूं, कि लग्न लॉर्ड जहां D1 चार्ट में रखा हुआ है उससे आप देखिए रिलेटिव पोजीशन में, जैसे लग्न लॉर्ड आपका सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, D1 चार्ट में वो आपके पाइसेस साइन में रखा हुआ है, तो अब D9 चार्ट में आप देखेंगे कि वो उससे सेकंड मींस टॉरस, 6 मींस वर्गो, सेकंड मींस टॉरस नहीं होगा, सेकंड मींस एरीज, 6 मींस लियो, 8th मींस आपका लिब्रा एंड 12th मींस वो यदि एक्वेरियस साइन में चला गया D9 में, मतलब D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड की जो पोजीशन है और D9 चार्ट में आप देखिए यदि वो उससे 2nd 6th 8th या 12th में चला गया तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। हमें दो चीजें देखनी है, लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड, यदि दोनों की पोजीशन 2nd 6th 8th या 12th में हो तो आप डिनायल ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर दोनों में से एक भी यदि बेनिफिक पोजीशन पे बैठा हुआ है तब आप कहेंगे कि यस देयर विल बी प्रॉब्लम, मगर मैरिज अल्टीमेटली हो जाएगी। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, another method is to look for the 7th and lugn lord of the birth chart in D9. If these lords are badly placed in 2nd 6th and 8th 12th houses from birth lugn and from the sign occupied by it in birth chart or in Navans chart, then marriage is denied. When well placed from one of these signs, it gives marriage but with प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ। एक और कंसेप्ट देखना है, एफ्लिक्शन टू वीनस इज ऑल्सो हिंड्रेंस इन मैरिज। यदि वीनस भी एफ्लिक्टेड हो तभी भी मैरिज में हिंड्रेंस क्रिएट होगी। वीनस इन स्ट्रेंथ एंड वेल प्लेस्ड इन बर्थ चार्ट एंड नवांश चार्ट अश्योर्स मैरिज। बाकी सारी चीजों के अलावा अकेला वीनस भी आपकी मैरिज दे सकता है यदि वो D1 चार्ट में वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में ट्राइन में प्लेस्ड हो, अपने साइन में प्लेस्ड हो या अपने साइन को देख रहा हो, और इसी तरीके से यदि वो D9 चार्ट में भी वेल प्लेस्ड हो तभी भी हम कहेंगे कि नेटिव की मैरिज इजीली होगी। तो हमें क्या क्या देखना है, फर्स्टली देखना है आपको D9 चार्ट को उठाइए, 2nd हाउस 7th हाउस एंड आपका लग्न, इन तीनों को हम देखेंगे, वो यदि अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि मैरिज इज प्रॉमिस। फिर हम देखेंगे दूसरी चीज कि आपका D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड यदि D9 चार्ट में अपने से 2nd 6th 8th या 12th पोजीशन में तो नहीं चला गया है, नहीं चला गया है तो मैरिज डिनाइड होगी, यदि चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जो देखनी है आपको वो देखना है वीनस, D1 और D9 दोनों चार्ट में से यदि वीनस की पोजीशन अच्छी है तो हम मैरिज कहेंगे इजीली प्रॉमिस्ड है, और यदि पोजीशन खराब है तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। सारे ही फैक्टर नेगेटिव हो तो आप कह देंगे कि मैरिज डिनाइड है, और इनमें से कुछ एक फैक्टर पॉजिटिव हैं कुछ एक नेगेटिव हैं तो मैरिज विल बी देयर बट विद डिफिकल्टी, और सभी ज़्यादातर फैक्टर पॉजिटिव हैं तो मैरिज इज प्रॉमिस। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, आप केवल D9 चार्ट देखिए, इसके बेस पर मैं प्रेडिक्शन दूंगा। इसमें D9 चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसकी लग्न बैडली अफ्लिक्टेड है, उसके अंदर सैटर्न मार्स और राहु बैठा हुआ है, 7th हाउस भी बैडली अफ्लिक्टेड है, उसके अंदर केतु बैठा हुआ है, तो लग्न अफ्लिक्टेड हो गई, 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड हो गया। यदि आप वीनस की पोजीशन भी उठा के देखें तो वो 12th हाउस में, मैं केवल D9 चार्ट के बेस पे प्रेडिक्शन देने वाला हूँ।
अब हम सेकंड हाउस देख लेते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में चला गया, तो वो भी कोई बहुत एक्सीलेंट पोजीशन नहीं है थर्ड हाउस में, मगर वो मेलिफिक नहीं है इतना हम कह सकते हैं। सेकंड हाउस को मगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, फिफ्थ एस्पेक्ट से जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। एक और चीज, सैटर्न जो कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है सेवेंथ हाउस को। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव फैक्टर होते हुए भी क्या क्या नेगेटिव फैक्टर हैं देखिए, लग्न एफ्लिक्टेड है बैडली, सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो बैडली एफ्लिक्टेड, मगर आपका जो सेवेंथ का लॉर्ड सैटर्न वो उसे एस्पेक्ट कर रहा है। तो एस्पेक्ट यदि लॉर्ड कर रहा हो चाहे वो मेलिफिक भी हो तो वो आपको प्रॉमिस देगा। इसी तरीके से आपका जो सेकंड हाउस है उसे हमारा जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी आपका प्रॉमिस देगा। तो इस नेटिव के लिए हम प्रेडिक्शन देंगे कि इस नेटिव की इजीली मैरिज हो जाएगी, क्योंकि दो तीन फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव हो गए। तो हमें ओवरऑल असेस करना है, यदि सारे फैक्टर नेगेटिव होते कि इसका सेकंड हाउस भी अफ्लिक्टेड हो जाता और सैटर्न बाय द वे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड नहीं होता, तो हम यहाँ पे प्रेडिक्शन दे सकते थे इजीली कि इस नेटिव की मैरिज या तो डिनाइड होगी या होगी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से होगी। तो आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ये प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेटेड था, आगे मैं D9 सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं D9 को देखना सीखने में, वो मेरे वीडियोस को देखते रहें। और यदि आपको मेरी कोशिश में कोई सफलता नज़र आती हो तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।